हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग पीछे जैसे आप लोग लिखा हुआ देख पा रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 में फिजिक्स का। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का, उसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसके मैंने आप लोगों को 7 पार्ट पहले ही बता चुका हूँ। यह 8वां पार्ट है उसका, ठीक है। तो इससे पहले कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। आवेश क्या होता है, कूलाम बल के बारे में बता चुका हूँ, फिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बताया, फिर सतत आवेश वितरण, मतलब अगर आवेश को एक लंबाई में बांटो, आवेश को एक पृष्ठ पर बांटो, या आवेश को एक घन में बांटो या वॉल्यूम में बांटो, तो उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया बहुत इंपॉर्टेंट द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 जगह होती है, एक होती है उसकी अक्ष पर, एक होती है अक्ष के लंबवत। फिर हमने द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बताया। फिर द्विध्रुव को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर बल कितना लगता है और बल आघूर्ण कितना होता है, वो आप लोगों को बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सब कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो चैप्टर का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। तो पहले पीछे के सारे पार्ट देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया था क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एरिया रखा है तो उस एरिया से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है, उस एरिया से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, वही होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। और फ्लक्स के बारे में एक चीज़ और बताई थी मैंने कि एक थे गॉस ने बताया था कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो उस अंदर रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो फॉर्मूला एक तो होता है फाई का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र हो गया, डी एस क्या हो गया, एरिया वेक्टर की दिशा हो गई, और तुम्हारा थीटा हो क्या हो गया, एरिया वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है गॉस के नियम के हिसाब से, वो क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब बंद आवेश क्षेत्र के अंदर जितना भी आवेश रखा है टोटल, वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब हवा की वैद्युतशीलता। तो ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम है शावेज खान, और आप लोगों को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 10th 11th और 12th के लिए, ठीक है। तो आज का हम लोग ये क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है व्हाइट वाला बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्या लिखा है, सब्सक्राइब लिखा है, वो जरूर दबा देना है। लाइक वाला बटन दबा देना है, शेयर वाला दबा देना है, जितने भी बटन दिख रहे हैं सबको दबा देना है। उसके बाद में चालू करते हैं हम लोग क्लास। और कम से कम 5-6 लोग को शेयर तो कर ही दिया करो यार। तुम लोग के 5-6 दोस्त तो होंगे ही ना, 5-6 दोस्त तो होंगे तुम्हारे क्लास के ही, उनको शेयर जरूर कर दिया करो। इतना डीप में, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लास्ट तक बने रहोगे तो टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है विभिन्न स्थितियों में फ्लक्स। देखो फ्लक्स हमने तुमको सिर्फ बता दिया था, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई चीज रखी है तभी तुम बता सकते हो कि फ्लक्स उसका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो अंदर आवेश रखा है वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मान लो कि वो जो फ्लक्स है, वो जो आवेश है, वो बंद सतह के अंदर रखा ही नहीं है, वो तो कोने पे रखा है, वो तो बिल्कुल मान लो एक लाइन पे रखा है, तब क्या निकालेंगे, तब भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन तब थोड़ा सा हमको क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इधर उधर घुमा के चीजें करनी पड़ेगी, तब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। और ये सब सवाल बोर्ड में पक्का आते हैं, कई बार आ चुके हुए सवाल हैं ये सब, ठीक है। अब जैसे पहला केस ले लो। पहला केस में ये देखो, बंद सतह क्या है, एक गोला है। यहाँ पे भी बंद सतह क्या है, गोला है। अगर इससे निकलने वाला तुमको कुल फ्लक्स बताना है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया कि गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया कि बंद सतह के अंदर कोई भी आवेश हो वो आवेश लिखो और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इससे गुजरने वाला फ्लक्स। और यहाँ पे भी वही हाल होगा, इस बंद सतह के अंदर क्या रखा है, क्यू आवेश रखा है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। तो इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें फर्क यह था कि ये बिल्कुल केंद्र पर आवेश रखा था बंद सतह के, और ये क्या रखा था, केंद्र पर नहीं रखा था, हल्का सा क्या रखा था, किनारे। तो इससे तुमको मतलब नहीं है कि बंद सतह के अंदर आवेश कहाँ पे रखा है, बस बंद सतह के अंदर रखा होना चाहिए, ठीक है ना। बंद सतह के अंदर आवेश रखा है तो उस बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्यू क्या है, अंदर रखा हुआ आवेश। अब ये नहीं है कि आवेश बीच में रखा है तो अलग हो जाए फ्लक्स, आवेश अंदर कहीं किनारे रखा है तो अलग हो जाए, बस अंदर होना चाहिए। इसके इस जो गोला है या बंद सतह है, इसके अंदर आवेश है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, घन है, क्या है, घन। घन के बीचों बीच में रखा है कौन, क्यू, एक आवेश है जो घन के बिल्कुल कहाँ पे रखा है, केंद्र। घन का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, घर के अंदर जिस रूम में जहाँ पढ़ रहे होंगे वो एक रूम अगर है तो रूम को ही हम क्या मान सकते हैं, घन। घन में क्या होता है, 8 भुजाएं होती हैं। देखो रूम में 8 भुजाएं हैं कि नहीं, ऊपर 4 और नीचे 4, 8 और साइड की 4, 12 भुजाएं होती हैं घन में। घन में 8 कोने होते हैं, देखो रूम में 8 कोने दिख रहे हैं, 4 इस साइड और 4 उस साइड, 8 कोने हो गए रूम में, ठीक है। और घन में वो सतह कितनी होती है, पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं।
चार दीवारें एक दो दीवारें और दो दीवारें चार दीवारें हो गई तुम्हारी, ऊपर और नीचे छत और जो है ज़मीन, ये क्या हो गया 6 पृष्ठ हो गए घन में। तो घन के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो। घन में देखो 8 कोने होते हैं, ये जो हो गए तुम्हारे क्या हो गए कोने, 3 4 5 6 7 और 8। भुजाएं कितनी होती है घन में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और क्या सतह कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 4 दीवारें और ज़मीन और छत, ये 6 हो गई। ठीक है, अब घन के बिल्कुल बीचों बीच में रखा है आवेश क्यू, तो कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई टोटल, वो तो पता है सिंपल सा, किसी भी बंद पृष्ठ घन तो छोड़ दो, कोई भी होता उसके अंदर अगर क्यू आवेश रखा होता उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस बात ये समझो, क्यू सतह है। अब एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, देखो अब इसमें टोटल सतह कितनी है भैया बताओ, टोटल जो है पृष्ठ कितने होते हैं घन में, अभी हमने बताया 4 दीवारें हो गई, एक वो हो गई छत और एक क्या हो गई ज़मीन, तो 6 सतह हैं कि नहीं है। कुल फ्लक्स कितना जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बिल्कुल बीचों बीच में आवेश रखा है, और कुल सतह में कुल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 6 सतह हैं टोटल, और जो है एक पूरा निकलने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सतह से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा बस। कितनी सतहें, हर जगह बराबर बराबर निकलेगा ना। अगर कोई आवेश बीचों बीच में रखा है कमरे के और चारों तरफ से बल रेखाएं क्या हो रही हैं उससे निकल रही, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सब बराबर बराबर बल रेखाएं निकलेंगी चारों तरफ से। अब चारों तरफ से बराबर बराबर निकल रही है, कुल निकल रहा है आपका फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स निकलने वाला है क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है एक सतह से कितना निकलेगा, टोटल 6 सतह हैं, सबसे बराबर बराबर निकलेगा, तो टोटल निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक सतह से निकलेगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस तरह की 6 सतह हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, अगर कोर से निकलने वाला, कोर का मतलब समझते हो, ये भुजा से निकलने वाला फ्लक्स, ये भुजाएं कितनी है देखो यहाँ पे, टोटल फ्लक्स तो तुमको पता चल गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब हर जगह से बराबर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में रखा है ना, तो हर जगह से क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो जाहिर सी बात है जब एक इसमें टोटल सतह, टोटल ये कितनी है भुजाएं, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 साइड में 12 भुजाएं हैं, तो टोटल 12 भुजाओं से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, एक भुजा से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकलने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक भुजा से निकलने वाला कितना होगा, खाली क्या करो, हर जगह से बराबर बराबर निकल रहा होगा ना, तो 12 भुजाएं हैं तो 12 भुजाओं से बराबर बराबर निकल रहा होगा, तो एक भुजा से क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बना के समझ के अच्छे से लिख लो। उसके लिए घन समझ लो, घन में 8 शीर्ष होते हैं जिसको कोने बोलते हो, ठीक है ना, और घन में क्या होता है 6 फलक होते हैं जिसको पृष्ठ बोलते हो, और घन में क्या होता है 12 भुजाएं होती हैं, कोर बोलते हैं उसको। ठीक है, टोटल फ्लक्स तो तुमको पता है, अगर बीचों बीच में रखा है या कहीं भी रखा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर बीचों बीच में रखा है तो हर जगह से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा। सतह 6 होती हैं, टोटल निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 सतह हैं तो एक सतह से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 12 कोर हैं तो क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कोने की बात करें अगर हम, तो फाई कोना, एक कोने से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल 8 कोने हैं, तो एक फ्लक्स से एक कोने से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी बात समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल में ज़रूर बार बार आता है, कई बार बोर्ड में सवाल आ चुका है, देखोगे पिछली बार 1 नंबर में 2 नंबर में जैसे भी आना हो। अच्छा, अब ये वाला देखो, अब यहाँ से खेल चालू हुआ असली। अब इस बार तुमको जो आवेश दिया है वो बंद सतह के अंदर आवेश नहीं दिया है, तुमको जो आवेश दिया है वो बंद सतह के अंदर आवेश नहीं दिया है, तुमको जो आवेश दिया है वो बंद सतह के बिल्कुल फेस पे दिया है। ये वाले जो इसका वो है दीवार, इस दीवार पर आवेश रखा है, तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है तुमको, तो बता पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि तो गॉस का नियम तो यही कहता है ना कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बंद सतह के अंदर जो आवेश होता है वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये बंद सतह के तो अंदर ही नहीं है, तो सतह के ऊपर है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से कुछ इस तरह से तुम जुगाड़ लगाओ, अपने मन से कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाओ कि इसको बीचों बीच में लियो, क्या लियो, आवेश को बीच में लिया, क्योंकि हमने तुमको एक पॉइंट लिखाया था कि गॉस का नियम काम तो हर जगह करता है, लेकिन जो सममित आकृतियां होती हैं, सममित आकृतियां मतलब अगर बीच से उनको काट दो तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट क्या हो, सेम हो, सममित आकृतियों के लिए गॉस का नियम लगाना आसान होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम इसको बीचों बीच में लाना चाहें तो जिस तरह से ये रखा है एक घन, एक और घन अगर हम इधर बना दें तो ये बिल्कुल आवेश बीचों बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वो दिखाते हैं बना के आपको। ये एक भुजा हो गई, ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो जिस तरह से इधर वाला घन बना था ये वाला, उसी तरह का एक घन हमने और बना दिया। ठीक है, ये वाला भी बना देते ताकि समझ में आए आपको।
ठीक है। तो अब ये आवेश देखो कहाँ पे आ गया, पहले ये आवेश जब एक घन था तो बिल्कुल सरफेस के ऊपर था, उसके एक पृष्ठ पर था। अब हमने उसी तरह का एक और घन इसके बगल में बना दिया है अपने मन से, तो अब ये आवेश कहाँ आ गया, बीचों बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब तुमसे इसमें सिर्फ कुल फ्लक्स पूछेगा, क्या पूछेगा, फाई टोटल। तो कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, देखो अब इस पूरी सतह से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर ये नहीं होगा तुम्हारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ये वाला तो तुमने अलग से बना दिया, अपने मन से बनाया है ना, तुमको सवाल में तो सिर्फ इतना दिया था, तुमने ये वाला अपने मन से बनाया है। तो टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तुमने ये एक जो था इसका सेम टू सेम हूबहू दूसरा बना दिया। ठीक है, तो अब जितना पहले था उसका 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा फ्लक्स निकला है 2 गुना ज़्यादा निकला है। क्या ज़्यादा निकला है, 2 गुना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो ये जो क्यू होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था इसके सरफेस के ऊपर, और तुमने जो है एक और बना दिया है घन, तो अब ये 2 घन हो गए हैं ना। तो अब टोटल जो निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है इस पूरी बंद सतह से निकलने वाला। क्यों, क्योंकि अब तो क्यू अंदर आ गया है ना इस पूरे के लिए, इस पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे आकृति के लिए क्यू कहाँ आ गया है, अंदर आ गया है। और अगर अंदर है कोई चीज बंद सतह के तो टोटल फ्लक्स क्या निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल तो निकल रहा है इस पूरे दोनों को मिला के, इसमें से निकलने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुमको तो सिर्फ इतने से निकालना था, आधे से, तो यहाँ पे अपॉन में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई तो सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बता रहा हूँ ना जो। अब देखो इस बार आवेश को कहाँ पे रख दिया है तुमको, इस बार आवेश को रख दिया है किसी भी, मान लो रूम है, रूम के जो एक जो तुम्हारी साइड होती है, रूम की एक भुजा, रूम की एक भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया है आवेश को। अब बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स कैसे निकालें हम। तो तुमको तो पता है गॉस का नियम तभी लग पाएगा जब तुम क्या करोगे, आवेश को बिल्कुल बीचों बीच में लाओगे, तभी तो तुम बता पाओगे कि बराबर बराबर कितने से किसको निकलना है। अंदर लेके आओ इसको पहले। अब ये अंदर बीचों बीच में कैसे आएगा बताओ जरा, तुम बता पाओगे। तो ये समझ लो एक रूम है, ठीक है, रूम के बिल्कुल एक दीवार पकड़ लो, रूम की एक दीवार का मतलब एक लाइन पकड़ लो, रूम की एक भुजा पकड़ लो, रूम की भुजा पकड़ी तुमने एक। अब रूम की भुजा के बीचों बीच में एक आवेश देखो, अपने जहाँ पे भी बैठे हो रूम में चले जाओ, रूम में बैठे हो तो अच्छी बात है, रूम में बैठे होगे तो एक भुजा पकड़ो, एक भुजा पकड़ी तुमने, एक भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में एक आवेश रख दो, ठीक है। अब वो आवेश है, अभी तुम्हारा रूम के अंदर नहीं है, वो रूम की एक भुजा के बिल्कुल मध्य में है। तो तुम क्या चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि जो रूम की भुजा है, रूम की उस भुजा, वो आवेश को हम अंदर ले आए। वो आवेश को अंदर कैसे लाओगे, तुमको इस तरह के कितने और कमरे लगाने पड़ेंगे आसपास में कि वो बीचों बीच में आ जाए। देखो एक कमरा जहाँ पे तुम भुजा, जिस भुजा पर आवेश रखा है, उस भुजा के जस्ट बगल में एक और कमरा रख दो, ठीक है। तो अभी भी अब आवेश वो कहाँ हुआ, अब आवेश वो छत के ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, छत के ऊपर। तो इसका मतलब तुमको 2 कमरे और ऊपर लाने हैं। क्या लाने हैं, 2 कमरे और ऊपर लाने हैं। तो टोटल कितने कमरे हो गए, 4 कमरे। 4 कमरे लगाने पड़े, 4 घन लगाने पड़े, तब जाके ये कहाँ पे आया, बीचों बीच में। तुमको बना के दिखा भी देते हैं, चलो। एक तो इधर लगाना पड़ेगा तुमको, एक कमरा ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अभी बीचों बीच में नहीं आया है, अब ये इस वाले सरफेस पे आ गया है, ये वाले सरफेस पे। अब इसको बीचों बीच में लाने के लिए 2 और इधर लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, दो घन और बनाने पड़ेंगे तुमको। यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं 2 घन, ये मान के चलो यहाँ पे ठीक, एक घन ये हमने इसके बगल में एक लगा दिया, ठीक है। अब एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 घन हो गए। इस आवेश को हमको बीचों बीच में लाने के लिए कितने घर बनाने पड़े, 4 घन बनाने पड़े। तो अब इस पूरे चारों में से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, गॉस ने बताया था, अगर किसी बंद सतह के अंदर क्यू आवेश रखा है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो चारों से आया है, तुमको चारों से बताना है क्या, 3 तो अपने मन से बनाया तुमने, ये वाले से बताना था सिर्फ। तो ये पूरे में चारों में बराबर बराबर बटेगा, तो एक से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, अपॉन 4 कर दो। बात समझ में आई। ये होता है तुम्हारा क्या, वैद्युत फ्लक्स निकालना। अगर तुमको आवेश बिल्कुल बीचों बीच में ना दिया हो तो तुमको कुछ जुगाड़ बना के उसको बीचों बीच में लाना होगा। अब ये देखो यहाँ पे एक कोने पर आवेश रखा है, तो और फिर आओ रूम के अंदर, रूम के अंदर तुम एक कोना ढूंढ लो, उस कोने पर एक आवेश रख दो, ठीक है। अब उस आवेश को तुमको बीचों बीच में लाना है। तो सबसे पहले तो जमीन पे इस कमरे के एक बगल में लगाना पड़ेगा एक कमरा, ठीक है।
2 कमरे हो गए, फिर 2 कमरे उसके अगल बाहर लगाने पड़ेंगे, तो 4 कमरों में ऐसा होगा कि आवेश छत के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। लेकिन अभी भी बाहर है, वो अंदर नहीं आया। तो जिस तरह तुमने 4 कमरे नीचे बिछाए हैं, सेकंड फ्लोर पे भी 4 कमरे ऊपर बिछाने पड़ेंगे, तो 8 कमरों का यूज होगा, तब जाके कोई आवेश अगर कोने पर है वो बीचों बीच में आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बनाने पड़ेगा। 8 दिखा तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलो बना देते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। एक तो ये हो गया चलो तुम्हारा, अभी भी कोने पे है ये, अभी भी यहाँ पे है ये आवेश। ठीक है, तो 2 तुमने बना दिए, अब 2 और इधर आगे बनाने हैं। 2 आगे बनाओगे तो इस तरह से बनेगा कुछ। तीन बने, 4 बने। 4 बनने पर क्या हुआ, ये आवेश बीचों बीच में तो आ गया, लेकिन अभी अंदर नहीं आया है। तो इसको अंदर लाने के लिए इसी तरह के 4 और ऊपर लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, 4 और ऊपर लगाने पड़ेंगे। 4 ऊपर और घन बनाने पड़ेंगे, तो 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर हो गए, 8 हो गए। तो 8 होने के बाद में ये आवेश बीचों बीच में आ जाएगा, और इन 8 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन तुमको 8 से गुजरने वाला फ्लक्स बताना था क्या, नहीं, तुमको तो 1 से गुजरने वाला फ्लक्स बनाया था, बाकी 7 तो तुमने अपने मन से बनाया है। तो इसका मतलब 8 में बराबर बराबर बटेगा, तो 1 से गुजरने वाला फ्लक्स जो कि तुमको निकालना है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। अब ये देखो, ये एक तुम्हारा गोला है, तो सिंपल सा है, इसको तुमको बीचों बीच मिलाना है, तो सीधे ऊपर एक और गोला बना दो। एक और गोला बना दिया तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन तुमको तो आधे से बताना था, तो अपॉन 2 कर दो। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा अलग अलग स्थितियों में फ्लक्स को निकालना। तो ये फ्लक्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से पक्का तुमको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। अगर तुम प्रीवियस ईयर निकाल के देखोगे ना, तो सब कुछ दिख जाएगा। इतना डिटेल में तुमको कोई पढ़ाएगा नहीं, बस मैं यही बता रहा हूँ, तुम लोग लास्ट तक बने रहो और सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करते रहो, तभी कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि तुम लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तभी तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए वीडियो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोगों को देखना है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब गॉस का नियम का इस्तेमाल करके तुम क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो लेक्चर चल रहा है ना, ये जो चैप्टर, ये जो पार्ट चल रहा है, पार्ट 8, इसमें से मैं आपको बता सकता हूँ बोर्ड में 5 नंबर तो पक्के हैं, जितना अभी तक की मैंने पढ़ाया है फ्लक्स के बारे में और गॉस के नियम के बारे में। और अब आगे जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग बता रहा हूँ यहाँ से, तो एक लॉन्ग पक्का है 100%, 100% नहीं, 120% पक्का है आने वाला। तो 5 नंबर तो ये मान के चलो, 5 से 6 नंबर इस खाली क्लास से आने जरूरी हैं। इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से प्रैक्टिस करना, लास्ट तक टिके रहना, बोर्ड तक तुमको टॉपर बनवा दूंगा। ठीक है, तो देखो तुमको क्या निकालना है, गॉस का नियम का इस्तेमाल करके एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम निकाल चुके हो, पहले ही मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। अगर मान लो कोई आवेश क्यू है, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आवेश प्लस क्यू है तो उससे दूर की तरफ होगी उस बिंदु से, और अगर आवेश माइनस क्यू है तो उस माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला निकालना है वो किसका इस्तेमाल करना है, गॉस के नियम का। तो चलिए, चलो मान लिया हमने ये आवेश कोई क्यू है, ठीक है, ये तुम्हारा क्यू आवेश हो गया, इससे आर दूरी पर, यहां पर मान लो कोई पॉइंट पी, इस पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कभी भी गॉस के नियम का इस्तेमाल करोगे तुम, तो सबसे पहला पॉइंट काम ये है, जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पॉइंट से होकर जाने वाला तुमको एक गॉसियन सतह बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह। और गॉस का नियम तभी काम करता है जब सतह क्या हो, बंद हो। तो इसका मतलब तुमको हो, जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पॉइंट से होकर जाने वाला एक ऐसा सतह अपने मन से मानना है जो क्या हो, बंद हो। और दूसरी बात हमने बताया था, गॉस का नियम वहीं पे अच्छे से तुम लगा सकते हो जो सतह क्या हो, सममित हो। सममित हो मतलब आवेश को बीचों बीच में लाओ सतह पर, तभी तुम जो है उसका फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आवेश क्यू है, अब यहां से एक ऐसा तुमको सतह बनाना है कि इस सतह की वजह से ये आवेश क्या आ जाए, तुम्हारा बीचों बीच में आ जाए। और तीसरी बात क्या याद रखनी है सतह चुनते समय, तीसरी बात ये याद रखनी, सतह ऐसी चुनना कि जो है तुम उस सतह से क्या कर सको, इंटीग्रेशन कर सको। क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, ई डॉट डी एस, 2 फॉर्मूले होते हैं फ्लक्स के, एक होता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन में, और एक होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो गॉस का नियम है। ठीक है ना, फ्लक्स निकालने का। अब देखो हम कैसे करते हैं, ये वाला समझो। ठीक है, अब हमको इस बिंदु से होकर जाने वाला एक सतह बनाना है, तो हम इसको सतह को मानेंगे गोल सतह। क्या मानेंगे, गोलाकार सतह मानेंगे। गोलाकार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आवेश को बीच में लाने के लिए, ये आवेश को बीच में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसको हम बिल्कुल क्या मान लेंगे, सतह के ऊपर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सतह के ऊपर। इससे क्या होगा
ये जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से r दूरी पर निकालना था तुमको, तो ये बिंदु से आवेश से r दूरी की क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, और ये गोला की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तुमको तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। अब देखो आवेश हमारा कहाँ आ गया, इस गोले के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया कि नहीं आ गया, ये गोला लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी समझ लो क्या है, गोला है। ये गोले के बीचों बीच में हमारा क्या आ गया, आवेश आ गया। अब आवेश बीचों बीच में आ गया तो ये पूरा तुमने गोला मान लिया। अच्छा गोले को इस तरह से दिखा देते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे हमको एरिया मानना पड़ेगा ना। ठीक है, ये गोला बन गया। अब हमने तुमको एक चीज़ बताई थी, कभी भी अगर हम कोई सरफेस मानते हैं तो हम टोटल उससे निकलने वाला एरिया नहीं बताते, टोटल निकलने वाला फ्लक्स नहीं बताते हैं, हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। किसी भी सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताना है, बड़ी सी सरफेस है तो तुम क्या करो, छोटा सा एरिया ले लो बिल्कुल, और उस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लो, और फिर उस एरिया को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटी छोटी चीज़ को जोड़ के बड़ा कर देना। अब इसको छोटा सा इतना सा एरिया ले लेंगे, इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे हम लोग, और इस छोटे 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 हुए सब बराबर एरिया को पूरा इकट्ठा जोड़ देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हमको कुल फ्लक्स निकल जाएगा इससे निकलने वाला। तो अभी देखो, अभी हमने मान लिया कि जिस बिंदु पर निकालना है, मान लो इस बिंदु पर निकालना है, तो इस बिंदु पर हमने एक क्या मान लिया, छोटा सा एरिया मान लिया, और इस एरिया का जो हमारा एरिया है उसका हमको जो एरिया मान लिया है वो ds माना है। क्या माना है, ds। अब तुम लोग कहोगे ये d क्यों लगाते हैं, पहले d इसलिए लगाते हैं, देखो d का मतलब होता है स्मॉल चीज। अगर स्मॉल d लगा है फिजिक्स में किसी चीज के पहले, केमिस्ट्री में किसी चीज के पहले, तो इसका मतलब वो बहुत छोटी चीज है। तो s का मतलब तो एरिया हो गया, सरफेस हो गया, और d का मतलब बहुत छोटी चीज है वो, ठीक है, तो ये ds हो गया। अच्छा अब देखो, तुमको पता है फ्लक्स वाले फॉर्मूले में क्या आता है, e ds cos थीटा। क्या आता है, e ds cos थीटा। अब तुमको पता है बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उससे दूर की तरफ होती है। अगर ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस होगा तो इसकी तरफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्लस मान लिया तो हमने, चलो इधर कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है। अच्छा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। अब तुमको पता है फॉर्मूले में क्या आता है, इंटीग्रेशन e ds cos थीटा। थीटा क्या होता है वहां पे, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अगर तुमने क्षेत्रफल ये माना है, ये सरफेस माना है क्षेत्रफल, तो इस सरफेस का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश मतलब ds की दिशा किधर होगी, तो ds की दिशा तुम्हारी होगी किधर, बल इस सतह के बीचों बीच में आ जाओ, आ गए बीचों बीच में, और बीचों बीच से बाहर आओ, बाहर आओ, तो यही दिशा किसकी होती है, तुम्हारी क्षेत्रफल सदिश की होती है। ये भी मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे E और ds दोनों क्या है, एक ही दिशा में। जब E और ds दोनों एक ही दिशा में, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। तो थीटा बराबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब तुम्हारा गॉस का नियम लगा दो यहाँ। तो गॉस के नियम से क्या होगा कहानी, गॉस के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार कहानी तो ये होती है कि जो फ्लक्स होता है फाई, वो इंटीग्रेशन वो किसके किसके बराबर होता है, फाई होता है। एक तो होता है फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्या होता है, ई डॉट डी एस, और यही किसके बराबर होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फ्लक्स। ये दोनों तुम इक्वेशन ले लो, इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं इंटीग्रेशन में। अब देखो ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन के पहले ये जो गोला का निशान लगा होता है, ये समझते हो, ये इसलिए रखा लगाया होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या है, सतह का इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक छोटी छोटी सतह को जोड़ रहे हो ना। तो कभी भी सरफेस का इंटीग्रेशन होता है तो वहां पे इस तरह से गोला लग जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके लिए तुमको। अब देखो ये इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट डॉट हटेगा तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आएगा। चलो रखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, क्यू इन। अंदर आवेश कितना है, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सतह है तुम्हारी जो तुमने माना है, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह। गॉस की जो सरफेस होती है उसके अंदर आवेश कितना है, क्यू है, तो तुमने क्यू लिख दिया। अपॉन में क्या रखोगे, एप्सिलॉन नॉट रखोगे, ठीक है। अच्छा आप बताओ, इंटीग्रेशन में करोगे तो कॉस थीटा तो 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो रखो वैल्यू सारी। इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन कॉस 0 की तो वैल्यू 1 हो गई, ई डी एस आ गया सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखो ई निकालना है तुमको,
तो ई तो निकालना ही है तुमको। अच्छा इसमें इंटीग्रेशन होता किसका है, तुमको पता है इंटीग्रेशन किसका लेते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन उस चीज का होता है जो चीज बिल्कुल छोटी सी तुमने मानी है, उसी को तो तुमको जोड़ जोड़ के बड़ा करना है। तो इंटीग्रेशन हमेशा उसका होता है जो तुमने छोटी सी चीज मानी है, जो बदलने वाली चीज है। क्योंकि यहाँ पे एक साथ पूरा फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो इससे, एक साथ तो पूरा फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकालोगे एक साथ? तो इस सबको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना, फॉर्मूले में इंटीग्रेशन लिखा है तो पहले इंटीग्रेशन करो पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि देखो अब तुम कहोगे कि एक फॉर्मूला तो हमने ये भी बताया था, सीधे सीधे ई डी एस कॉस थीटा, क्या बताया था? ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन नहीं था, तो यहाँ पे सरफेस भी तो उसी की तरह की थी। देखो अब यहाँ पे तुम अगर इस सरफेस के लिए थीटा थीटा तो सबके लिए अलग अलग है। अगर हम इतना एरिया ले लें तो इसके लिए ई इधर, यहाँ से यहाँ के लिए ले लेंगे तो ई इधर होगा और सरफेस भी इधर होगी। इसकी इतना एरिया लेंगे तो यहाँ के लिए ई इधर होगा और सरफेस भी इधर होगी। बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर ई इधर होगा, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग है, और हर बिंदु पर एरिया की डायरेक्शन भी अलग अलग है। दोनों की दिशा जब बदल रही है तो हमको एक छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा और पूरे का उसको क्या कर देना पड़ेगा? इंटीग्रेट। वही हमने किया, छोटा सा एरिया ds मान लिया और ds को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? ई तो बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ई तो निकालना है तुमको, इंटीग्रेशन उसी का होता है ना, जो चीज को तुमने छोटा सा माना है उसी को जोड़ जोड़ के बड़ा करना है, तो इसी को माना है हमने ds को, बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब ये देखो ds है क्या तुम्हारा? ds तुम्हारा क्या है? एक गोला। क्या है? गोला। गोला समझते हो ना? बॉल समझ रहे हो? खोखला गोला है वो बॉल, ये खोखला ही गोला तो हो गया। क्यू से r दूरी पर निकालना, यहाँ पे तो हवा भरी है तो गोला है। गोले के जो सतह ले लोगे तुम, एक बॉल की छोटी सी सतह ले लो, उस सतह को छोटी छोटी जोड़ के क्या बन जाएगी? ये सारी सतह जोड़ दोगे तो गोले का पूरा बाहर का एरिया आ जाएगा, गोले के पूरे बाहर का पृष्ठ का एरिया आ जाएगा। अब तुमको पता होना चाहिए, क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बताओ सारा। अगर तुम ये छोटा पूरा एरिया जोड़ दोगे, ये छोटा एरिया जोड़ दोगे तो पूरे क्या आ जाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताएगा कोई फॉर्मूला? किसी को नहीं पता? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r क्या होती है? जहां गोले की त्रिज्या 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ छोटे छोटे जो एरिया माना है उनको सबको जोड़ना है, और उनको सबको तुमने जोड़ा तो देखा है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बन गया। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। और बराबर में क्या हो गया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तुमको ई निकालना है, ई को एक तरफ रोको, तो ई को यहाँ पे रोका, बाकी सारा सामान इधर भेज दिया, तो हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखो सही है, सारा नंबर नीचे भेज दिया, 4 पाई नीचे, r स्क्वायर नीचे, एप्सिलॉन नॉट पहले से यहाँ पे था। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये क्या है? q के बगल में 1 मल्टीप्लाई लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब यहाँ से e बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हम क्या बोलते हैं? k बोलते हैं। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 गुणे 10 की घात 9 होती है। पहले हमने बताया तुमको बल वाले फॉर्मूले में। ठीक है, q की जगह पे q रखोगे, r स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर रख दोगे, तो देखो फॉर्मूला वही आया कि नहीं आया? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर r दूरी पर निकालनी है तो KQ अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। अगर प्लस आवेश है तो इससे दूर की तरफ, माइनस आवेश है इसकी तरफ हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में अच्छे से आ गई? यहाँ पे Q क्या है? आवेश है, R क्या है? उस बिंदु की दूरी है जहाँ पे तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बाकी सारा सामान हो गया, तुमको यही सीधे प्रूव करना होगा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये एक तो पहला अनुप्रयोग हो गया। फिर हमको एक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर एक खोखले गोले की वजह से निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना काम करना है हमको। ठीक है, तो पहले बिंदु आवेश की वजह से और एक चादर की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये तो हो गया बिंदु आवेश के कारण। अब बिंदु आवेश के कारण सबसे पहले तुम क्या मानोगे? इस तरह से लिख दोगे कि माना है कोई आवेश है q, उससे r दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना तो मान के लिख दोगे। तुम एक डायग्राम बना दोगे, q आवेश, r दूरी पर एक बिंदु ले लोगे। अब हमने बताया अगर गॉसियन सतह तुमको लेनी है तो यहाँ पे लिख दियो, यहाँ पे लिख देना माना गॉसियन सतह। इससे पहले यहाँ पे पॉइंट लिख देना, माना एक गॉसियन सतह जो गोलाकार है उस बिंदु से जाती है, उस बिंदु से जाती है जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये वाली लाइन और लिख देना। देखो थोड़ा थ्योरी भी लिखना पड़ता है ना, जो जो काम तुमने किया है माना है अपने मन से वो लिखोगे भी तो पहले तुमने लिख दिया माना एक आवेश बिंदु की, उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब तुम क्या लिखोगे? तुमने गोला बनाया है तो हमने बताया सबसे पहले क्या काम करते हैं गॉस का नियम से इस्तेमाल करने के लिए, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी उससे होकर जाने वाला एक ऐसा गॉसियन सतह बनाते हैं जिससे तुम्हारा आवेश कहाँ आ जाए? बीचों बीच में हो जाए, तो एरिया तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? पूरा सममित हो जाएगा। तो हमने वही काम यहाँ पे लिख दिया। फिर एरिया बनाया। अब तुमको पता है एक साथ पूरा फ्लक्स तो निकाल
नहीं सकते हो इस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन वाले। तो एक छोटी सी सतह लोगे, उसके ऊपर छोटी सी सतह ले लिया तुमने, इस सतह से निकलने वाला फ्लक्स बता दो, तो इस सतह का हमने एरिया ds मान लिया, और यहाँ से अगर हमको E निकालना है इस बिंदु पर, तो प्लस क्यू आवेश की वजह से उसकी दिशा क्या होगी, दूर की तरफ होगी। अब ds की भी तो दिशा देखना है हमको, ds की दिशा क्या होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की दिशा निकालने के लिए, क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालने के लिए हमको क्षेत्रफल के बीचों बीच में और बाहर निकल आओ, तो E और ds एक दिशा में हो गया, तो E ds cos थीटा वाले फॉर्मूले में थीटा 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन E ds बराबर q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के नियम के अनुसार था, ये पहले हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन तो उसी का होगा जिसको छोटे छोटे जोड़ना है हमको, तो E तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के तुम्हारा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लिख दिया पूरा हमने, E बाहर आ गया। अब तुमको देखा तुमने ds 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 जोड़ा, तो ये तो क्या आ गया, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। बाकी हमने चीजें इधर की, देखो फॉर्मूला बन गया q बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, सेकंड इसका अनुप्रयोग क्या होता है, गॉस के नियम का। गॉस के नियम के पहले इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, जो कि हम पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया, गॉस के नियम का इस्तेमाल किया। और अब हमको क्या करना है, सेकंड वाला इसका अनुप्रयोग क्या, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई नहीं मतलब एल लंबाई होती है, अनंत का मतलब ये काफी ज्यादा लंबाई है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, अनंत लंबाई के तार की वजह से। अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका टोटल आवेश क्या है, कैपिटल क्यू है, और इसकी लंबाई क्या है, एल है तार की, और इसका घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। अब तुमको पता है जब लंबाई के ऊपर हम आवेश को बांटते हैं, तो वो लंबाई पे जो आवेश बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, हमने बता चुके थे पहले, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब जाहिर सी बात है सवाल तुमको प्रूव करवाएगा, फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूले में कुछ चीजें तो दी जाएंगी ना, पहले से सवाल में दे देगा तुमको, एक तार ऐसा है, तार का या तो रेखीय आवेश घनत्व दे देगा या तो टोटल आवेश दे देगा उसको, ठीक है, और बताएगा कि तार से इतनी दूरी पर तुम निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बता दिया गया तुमको r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तुमको, तार की लंबाई l है और आवेश इस पर टोटल क्या है, q है। देखो हमने क्या कहा, अब हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालनी है, r बिंदु पर, ठीक है। ये तार से लंबवत दूरी दी जाएगी तुमको, r दूरी पर, इतनी दूरी पर क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। अब जाहिर सी बात है तुम इतने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो इसको गॉस का नियम लगाना है, तो गॉसियन सतह होनी चाहिए, एक बंद सतह, और बंद सतह के लिए तुमको पता है क्या होती है कहानी ये होती है कि गॉसियन सतह का, गॉसियन नियम का इस्तेमाल, गॉस का नियम वहां पे अच्छे से लग जाता है जहां पे तुम्हारा आवेश जो होता है वो कुल गॉसियन सतह के बीचों बीच में आ जाए, तभी तुम सही से निकाल पाते हो। तो एक ऐसी गॉसियन सतह मानो जिससे ये पूरा आवेश बीचों बीच में आ जाए, तो उसका एक तरीका है तुम्हारे पास में क्या मानने का, एक बेलन मान लो, क्या मान लो, बेलन। और बेलन इस तरह का मानो कि जो है बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगी यार, तो जो आर है ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी लगभग, और ये देखो तुम्हारा बेलन जो बनेगा, उस बेलन में तुम्हारा ये जो तार है बिल्कुल बीचों बीच फिट में हो जाएगा। देखो आवेश कहाँ पे है, तार पे ही है आवेश, और आवेश तार पे है, तो ऐसा तुमने गॉसियन सतह मानी कि जहां पे तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी वहां से होकर जा रही है, देखो उसी पॉइंट से तो जा रहा है तार, वो पूरा गॉसियन सतह, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गई तुम्हारी गॉसियन सतह। देखो अब ये तार बीचों बीच में आया कि नहीं आया, बिल्कुल अक्ष पे आ गया इसकी तार, जो तार आया है इस बेलन की अक्ष पर आ गया, तो बेलन जो तुमने बेलनाकार गॉसियन सतह मानी, इससे क्या हो गया, जो तार था पूरा वो बिल्कुल कहाँ पे आ गया, बीचों बीच में आ गया। अब तुम इसको गॉसियन सतह का इस्तेमाल करके चीजें निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो लेकिन यहाँ पे जो गॉसियन सतह बनी वो एक तरह की नहीं बनी है, पिछली बार पूरा एक गोला था, गोला तो बिल्कुल एक तरह का होता है हर तरफ से, लेकिन यहाँ बेलन देखो, बेलन पे लगभग 3 सतह हैं, एक सतह तो बेलन की ये वाली है, एक सतह बेलन की दूसरी ये वाली है, और तीसरी सतह ये गोल सतह है, ये जो ये सतह है ये वाली, ये क्या है, गोल सतह, चाहे इधर गोल सतह मानो चाहे इधर गोल सतह मानो, ठीक है। तो चलो मान लिया कि ये क्या है, गोल सतह है, तो ये वाली तीसरी सतह मान लेते हैं इसको, जो ये वाली सतह है, चाहे ये वाली बोलो ये वाली बोलो, पूरी गोल है ना सतह, तो एक पृष्ठ गोलन का, एक तरह से बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ है, तो 3 सतह हैं, एक तो बेलन का ऊपर वाला गोल, और बेलन का नीचे वाला गोल, और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है। अब तुमको इससे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स बताना है, इस पॉइंट से होकर जाने वाला, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गॉस का नियम क्या कहता है, देखो गॉस के नियम के अनुसार तो क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्यू तो पता है, क्यू निकालना है तो सिंपल से, अब देखो ये नियम, ये इसको इक्वेशन 1 मानो, अब बाकी चीजें निकाल लो। क्यू इन निकालना है, इस गोले के इस सतह के अंदर कितना आवेश है, तो कितना आवेश तो तुमको दिया है, कुल आवेश क्यू दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आवेश कुल है, ये हो जाएगा। अगर तुमको आवेश क्यू नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, मान लो लैम्डा दिया है, क्या दिया है तुमको, तार के लिए कुल आवेश नहीं देगा तुमको, सवाल में सिर्फ और सिर्फ लैम्डा देगा। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, लैम्डा का फॉर्मूला भी तुमको पता होना चाहिए, लैम्डा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। हमने बताया था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, कुल आवेश को लंबाई में बांटना है, तो कुल आवेश ऊपर रखो
और एल कहाँ रखो, नीचे, तो तुमको लैम्डा दिया रहेगा और एल दिया रहेगा, ठीक है। तुमको क्या निकालना रहेगा, आवेश निकालना रहेगा। तो ये आवेश निकाल सकते हो आसानी से, ये लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्यू बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, Q बराबर आ गया लैम्डा इंटू एल। तो ये याद रखो, तो Q इन जो अंदर आवेश है वो कितना है, लैम्डा इंटू एल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। अगर एक लंबाई पर बराबर बराबर आवेश बटा है तो उसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। लैम्डा बराबर Q अपॉन एल होता है, ठीक है। अब यहाँ से Q निकालना है तो एल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा में, तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। Q आ गया आपका, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही होता है। E, अच्छा देखो, इस प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी कि नहीं होगी, दूर, प्लस आवेश से दूर, हर तरफ क्या होगी, दूर दूर होगी। इस तरफ होगी दिशा, इस तरफ होगी दिशा, इस तरफ होगी दिशा, ठीक है। तो तुम्हारे पास में 3 सतह है, पहली सतह ये है, दूसरी सतह ये है, तीसरी सतह ये है। देखो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बिंदु 1 पर देखो, पहली सतह के ऊपर, पहली सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो सेम ही है, हर तरफ इधर भी है और इधर भी होगी, लगभग बराबर बराबर हर तरफ निकलेगी ना विद्युत क्षेत्र की दिशाएं। तो अगर हम बात करें, इधर वाला बात करते हैं यहाँ पे पहली सतह के लिए, सतह 1 के लिए ये देखो इंटीग्रेशन क्या है, इसमें 3 सतह है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे तुम 3 बार कर दो इंटीग्रेशन। इस तरफ देखो, यहाँ पे हो जाएगा E1 DS1, इसको चलो हमने मान लिया DS1, इसको मान लिया DS2, इसको मान लिया सतह सरफेस 2। चलो अभी रुक जाओ, अभी सरफेस मानते हैं, इसके ऊपर कोई बिंदु कुछ भी मत मानो, अभी हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ पे सतह 3 तरह की है, तो यहाँ पे प्लस करके 3 बार अलग अलग इंटीग्रेशन करो, क्योंकि पूरी सतह एक समान होती तो सीधे सीधे छोटा एक गोला, एक एरिया मान लेते छोटा और उसको इंटीग्रेट करके पूरा बना देते। लेकिन यहाँ पे तो सतह 3 तरह की, एक तो वक्र पृष्ठ 3 नंबर की सतह, और 1 और 2 क्या है, गोल है। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 गायब हो जाएगा, कैसे गायब हो जाएगा, देखो 1 को अलग हमने मान लिया, E1 S1 मान लिया, चलो ठीक है, पूरी सतह एक है तो E1 S1 बड़ा, हमने इसलिए यहाँ पे D नहीं लगाया है क्योंकि ये पूरी पूरी बड़ी सतह है ना, तो छोटा सतह तो हमने माना नहीं है तो D लगा दें यहाँ पे। दूसरी सतह के लिए बात करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट S2। अब तीसरी सतह के लिए बात करो, तीसरी सतह तो एक समान है, पूरी पूरी सतह क्या है, गोल है। तो तीसरी सतह के लिए हमने चलो इसको मान लिया, यहाँ पे एक हम तीसरी सतह S3 मान लें, S3, लेकिन हम पूरी एक साथ नहीं मान सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ है, तो हमने इस वाली सतह पर एक क्या मान लिया, छोटा सा आकार का एक क्या मान लिया, एरिया मान लिया, क्या मान लिया, एरिया। अब इस एरिया के ऊपर इस तार की वजह से इस पर जो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी। ये छोटा सा हमने क्या मान लिया है, ये छोटा सा एरिया मान लिया, यहाँ पे तार की, इस तार का ये वाला एरिया प्लस आवेश है, तो इस पर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ कहाँ होगी, इधर होगी, ठीक है। और ds क्या होता है, ds मतलब इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बीच में आ जाओ, बिल्कुल बाहर आ जाओ, तो ds भी कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा इस तरफ आओ, अब सेकंड पॉइंट के सेकंड वाली सरफेस पे आओ और फर्स्ट वाली सरफेस पे आओ। फर्स्ट वाली सरफेस के कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर वाले, किधर है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, या इधर मान लो, कोई भी तरफ मान लो, दोनों तरफ सेम ही है इस पॉइंट के ऊपर। तो अब इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर वाले, इस वाली सरफेस पे कोई भी, नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली हो, यहाँ वाली पे भी मान लो ये वाला पॉइंट तुमने ले लिया, कोई भी सरफेस के ऊपर वाली सरफेस हो या नीचे वाली सरफेस हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो लेफ्ट या राइट में ही होगी, इस तरफ होगी। मान लो इस वाले तार है, इधर वाला अगर तुम्हें माना पॉइंट, तो ये तार की वजह से इस तरफ इस तरफ वाला होगी, अगर ये पॉइंट इधर मान लोगे तो इसकी वजह से इस तरफ होगी। अभी चलो हमने कोई भी पॉइंट मान लो, या तो इधर होगी या इधर होगी। अच्छा एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एरिया पूरा है, ये एरिया पूरा है, तो बीचों बीच में आओ, इस एरिया के बीचों बीच में आओगे तो यहाँ पे तुमको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो गया इसका ds, एस का जो एरिया वेक्टर है S2 है ना ये सतह, तो S2 का एरिया वेक्टर तो ऊपर आ गया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एरिया वेक्टर की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 90। ऐसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और S2 की दिशा कहाँ है, यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 90। इसका मतलब E1 और S1 जब इसको तुम इंटीग्रेशन करके लिखते हो, खोलते हो, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन तुमने एक छोटा सा एरिया माना है और उसको क्या मान लिया है, ई तो सबके ई और डॉट, अब ds माना है ना, EDS, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये टोटल तुम्हारा ये वाला जो इंटीग्रेशन था इसी को 3 पार्ट में लिख दिया है। क्यों 3 पार्ट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह की सरफेस है ना, एक सरफेस नीचे वाली, एक सरफेस ऊपर वाली, और एक सरफेस क्या है, वक्र पृष्ठ है बेलन का। और अभी गोला बनाया था हमने, तो गोले में क्या था, गोले में सतह क्या थी, एक ही तरह की थी पूरी, तो इसीलिए हमने एक ही बार में इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे 3 तरह की, तो 3 तरह की कर दिया। अब पहली वाली सतह की खासियत क्या थी, पहली वाली सतह के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, तो हमने मान लिया अभी ये वाला पॉइंट लिया, तो इधर वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और इसके एरिया वेक्टर की दिशा
दिशा क्या है इस सतह के बीचों बीच में आ जाओ, बाहर आ जाओ। ठीक है, बाहर आ गए तुम, तो देखा तुमने एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में दिशा का कोण क्या है, 90 है। इसी तरह तुम यहाँ पे आए, ऊपर वाली सतह पर कोई भी पॉइंट ले लो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और एरिया वेक्टर की दिशा कहाँ है, ऊपर है, तो इनका बीच का भी कोण क्या है, 90। अब ये बराबर किसके होगा, ये क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन अभी तुम निकाल ही चुके हो, अंदर आवेश कितना है, लैम्डा इंटू एल, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये इसको खोलोगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा E1 S1 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस 90 है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोण 90 है। इसी तरह सेकंड वाले में भी वही है, इंटीग्रेशन करोगे E2 S2 कॉस 90, क्योंकि डॉट हटेगा तो ई एस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब ये वाले के लिए तो इंटीग्रेशन करना है, अब इसको ऐसे रोकते हैं, चलो ई डॉट ई एस ई डी एस कॉस थीटा। इसके लिए cos थीटा कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि E भी इधर है और DS भी इधर है। सतह तीन देखो, सरफेस कोई भी पॉइंट ले लिया छोटा सा, E भी इधर है, DS भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। बराबर क्या हो गया, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये चीज 0 हो गई क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई होकर 0। ये 0, cos 90 0 होती है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0। ये बचा तुम्हारे पास में, सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बराबर में लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बदलने वाली चीज क्या है, छोटी सी चीज जिसको जोड़ जोड़ के तुमको बड़ा कर रहा है पूरा, वो है तुम्हारा ds, और E बाहर आ जाएगा। E बाहर आएगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया सिर्फ, जो तुमने माना है लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब हमको बताओ, ये जो तुमने एक बेलन के वक्र पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा एरिया माना है, इसको पूरा पूरा जोड़ दोगे, इधर इधर होके पूरा गोले में जोड़ दोगे छोटा छोटा, तो पूरा क्या बन जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। पिछली बार क्या बना था, गोला बन गया था पूरा, तो गोले का वक्र पृष्ठ था। इस बार बेलन बना है तो बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो आता ही होगा तुम लोगों को, क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ की जगह पे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि छोटे छोटा 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 तुम जोड़ोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद है कि नहीं, 2 पाई RL होता है, भूल गए होगे पूरी तरह से। जहां पे 2 पाई तो नंबर हो गया, L हो गया बेलन की लंबाई, और R हो गया बेलन की लंबाई, तो क्या है भाई, तार की लंबाई है, और R क्या हो गया, बेलन की त्रिज्या। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तुमको। देखो यहाँ पे कौन कौन कटेगा, यहाँ पे कटेगा तुम्हारा L, तो L का तो कोई काम ही नहीं है, तो तार की लंबाई से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो तो गायब ही हो गई। ठीक है, अब E निकालना है तुमको, तो E को यहाँ पे रोका, बाकी सब इधर भेज दिया। ये लैम्डा है यहाँ पे, नीचे 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, क्या काम करें, ऊपर भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ऊपर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपॉन में ऊपर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कट के आंसर हाई जाना है, गैबी हो जाना है 2, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा इधर आओ, इधर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में ये क्या हो गया, 2 2 4, फिर पाई, फिर एप्सिलॉन नॉट भी है, और आर को इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये 1 यहाँ पे 1 लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के। ठीक है, 2 है तो 2 लगाओ, और ये लैम्डा है, नीचे क्या बचा, आर बचा, ये तो गायब हो गया, ये तो पूरा क्या बन गया, के बन गया, नीचे आर बचा। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर कोई तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो तुमको दिया जाएगा सवाल में, और बताया जाएगा इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर। अच्छे से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे 3 सरफेस बन रही थी, सबसे पहले क्या करोगे तुम, मान लोगे, माना एक तार जिसका कुल आवेश तुमको दिया नहीं है, मान लिया क्यू है तुमने, अभी ये निकाल लोगे, सवाल में तुमको सिर्फ इतना दिया जाएगा लैम्डा, उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या मान लो, लैम्डा मान लो, और इसकी तार की लंबाई क्या दिखा दो, एल दिखा दो। ठीक है, अब तुमको पता है तार की लंबाई से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो गॉसियन का सरफेस का इस्तेमाल करना है, तो गॉसियन सतह बनाओ, ऐसी सतह बनाओ जो उस बिंदु से होकर जाए और जिससे तार तुम्हारा बीचों बीच में आ जाए, तो हमको बेलन बनाना पड़ा। अब बेलन में दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 तरह की सतह है, एक सतह तो गोलीय वक्रपृष्ठ की सतह है, बेलन की जो वक्रपृष्ठ होता है, दूसरी सतह ऊपर वाली बेलन की, और तीसरी सतह नीचे वाली बेलन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है E डॉट ds बराबर q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 तरह से करना पड़ेगा ना हमको। पहली सतह के लिए E ds, दूसरी सतह के लिए इंटीग्रेशन E ds, तीसरी के लिए तो देखो पूरी एक ही सतह है तीसरी, तो हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया ds। अब ds की ये दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर क्या होगी, यहाँ से प्लस आवेश है तो इससे दूर की तरफ होगी, तो ds और E तीसरी सतह के लिए एक ही दिशा में आ गए। और पहली सतह के लिए देखो तुम E और S का 90 डिग्री पे है, तो इनके लिए हमने 90 लगाया, cos 90 लगाया, यहाँ पे cos 0 लगाया, तो ये तो कट ही जाएंगे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, ये भी 0, तो मतलब यहाँ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा। ठीक है, E ds हो गया लैम्डा एल अपॉन आर, E बाहर करोगे, ds क्या है,
ये वक्र पृष्ठ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा एरिया है, इसको जोड़ जोड़ के पूरा वक्र पृष्ठ बना दोगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। अब यहाँ से एल से एल कैंसिल, इसका मतलब लंबाई पर तो डिपेंड करता ही नहीं है तार की। अगर तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, जहाँ पे आर क्या है, उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तुमको। बात समझ में आई? तो ये हो गया अच्छे से आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है जब वो वीडियो। तो अब आप लोगों को पता है क्या करना है, व्हाइट वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो जरूर दबाना है और 5 दोस्तों को तो पक्का शेयर करना है जो 12th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, जिसको तुम जानते होगे, जाहिर सी बात है जानते ही होगे कई लोगों को, तो जरूर शेयर करना है, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है आप लोगों को और लास्ट तक बने रहना है, बोर्ड के पेपर तक की टॉपर बन जाएंगे आप लोग। बस अच्छे से जितना बता रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेके बिल्कुल नोट कीजिए और घर पे जाने के बाद में फिर से एक बार अपने हाथ से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना आज बताया और एक दो और बचे हैं तुम्हारे इसके जो फॉर्मूले प्रूफ करने वाले हैं इसी गॉस के नियम का इस्तेमाल करके, उन दोनों में से 6 नंबर तो 100% लिख के दे रहा हूँ, आएगा जरूर। तुम उठा के देख लेना कोई भी अनसॉल्व वगैरह विद्या वगैरह, उसमें तो देखोगे कि ये पिछले कई बार आए हुए सवाल हैं, हर बार आता है इसमें से, इसी से आता है और फ्लक्स के बारे में बहुत आता है, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना करते जाओ, क्या बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे, ठीक है। और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना है और शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि इतना जो कंटेंट बता रहा हूँ डीप में डिटेल में वो कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, पेड बैचेस में भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।